इमिग्रेशन का लॉयर का शोबा क्यों चुना कि आप वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, बदला लिया आपने? चाय वाले से में आपको लोकल नॉलेज मिलता है और वकील से लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं और दोनों से आपको फायदा होता है, क्योंकि ग्राउंड नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। मतलब वरना लोग कहते हैं यूट्यूब पे भी तो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, आज को पता, आपको गूगल से भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाते आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं लगता कि डायनामिक्स क्या है, सिस्टम की चीज़ों क्या है। तो इसलिए आपको खोखियोरे के पास ही बैठना पड़ेगा और आपको जो है किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर के पास जाना। और जो इंटरेस्टिंग बात है बड़ी साहब कि उन्होंने अनाउंस किया बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कि हम पाकिस्तान से 1,40,000 लोग लेंगे लेबर के लिए, और बेलारूस इस्लामाबाद एम्बेसी में लाइनें लग गई हैं। अगर आपको मैं वीडियो को दिखा सकें, बता सकेंगे, अभी कल की मैंने किसी वीडियो शेयर की कि वहाँ 1200-1300 बंदा लाइन में लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर वीज़ा लेने के लिए। और फिर वो जब डंकी की बात थोड़ा सा अगर आप मुझे चाहें तो मैं चाहता हूँ कि बेलारूस से कई लोग जाते हैं डंकी लगाने से करके शायद यूरोप चले जाएंगे। उसका पोलैंड से बॉर्डर लगता है, लैटविया लिथुआनिया से बॉर्डर लगता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। बेशुमार लोगों की वहाँ पे हलाकत हो रही है। इनफैक्ट साहब बहुत सख्त बॉर्डर है, वो खौफनाक कुत्ते छोड़ देते हैं, गुरीले कुत्ते। 6 किलोमीटर का बॉर्डर है बेलारूस के साथ, जहाँ पे बंदों की लाश तक नहीं मिल रही। अब मीडिया की जो बात हो रही है तो आपने एक बुक भी लिखी थी रिहान खान से, ये सब सच था या नहीं था? आप तो सिर्फ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजूर अहमद भट्टी, ऊपर स्काई मीडिया में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की जो हमारे साथ शख्सियत है वो कई हवालों से उनकी अहमियत है। एक तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे पुराने कोलीग हैं, और इसके अलावा ये आज दुबई के विज़िट के ऊपर आए हैं, तो हमने आज पहले दिन ही इनको पकड़ लिया। और इनकी क्वालिटी ये है कि ये लॉयर भी हैं, ये मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, इसके अलावा ये राइटर भी हैं, और इसके अलावा ये डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर पूरी दुनिया का ये विज़िट कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ हैं मुबीन रशीद साहब। मुबीन रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच बड़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप, जैसे मैंने ज़िक्र किया, आप टीवी एंकर भी हैं, राइटर भी हैं, फिर वो इमिग्रेशन लॉयर भी हैं, स्टडी कंसल्टेंसी भी करते हैं, दुनिया भी घूम रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप टैलेंटेड ज़्यादा हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है? बहुत अच्छी बड़ी साहब, थैंक यू पहले तो आपको तारुफ का, जो आपने बड़ा मल्टी डायमेंशनल कराया तारुफ। वैसे तो पाकिस्तान में या पहले जो वर्ड परसेप्शन थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, लेकिन अब परसेप्शन चेंज हो गया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो अब कहते हैं कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड आपको होना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है। यानी बेसिक नॉलेज आपको दुनिया में हर चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है। तो जिस तरह आपने बात की कि ये क्या वजह है इतने ज़्यादा काम करने की, इतनी ज़्यादा भागदौड़ करने की, तो एक तो शौक है, पैशन है, ये आपको सेल्फ पैशन ही होता है। मुझे याद है माइकल शूमाकर ने एक दफ़ा कहा था, वो कई दफ़ा फार्मूला 1 रेसिंग आपको पता है जीता, तो लोग उससे पूछते थे कि तुम्हें ये मोटिवेशन कैसे आती है, हर दफ़ा तुम फार्मूला 1 रेस किस तरह जीत जाते हो? तो उससे कहा मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, मैं अपने नंबर 2 से मुकाबला नहीं कर रहा होता, मैं अपने पिछले साल से मुकाबला कर रहा होता हूँ कि पिछले साल 3 मिनट 19 सेकंड में मैंने विकेट विन की थी, तो इस साल मैंने 3 मिनट और 17 सेकंड में विन करनी है, 2, 4, 5 सेकंड। तो आपने अपने से पीछे वाले से मुकाबला नहीं करना, हमेशा अपने आप से मुकाबला करना, ज़िंदगी में आप कामयाब हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए कि आपने इमिग्रेशन का लॉयर का शोबा क्यों चुना कि आप वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, बदला लिया आपने? बहुत अच्छे बड़ी साहब, आपके बड़े अच्छे साथियाना सवाल है, मुझे मज़ा आ रहा है और आपने जैसे कहा बड़ी पुरानी हमारी दोस्ती है तो मज़ा आता है, इसलिए आपका हुक्म है तो मैं फ़ौरी तौर पे हाज़िर हो गया कि मैंने कहा हम ये इंटरव्यू करें, और मुझे उम्मीद है ये लोग काफ़ी शौक से सुनेंगे। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मैं खुद एज़ ए इमिग्रेंट गया भट्टी साहब, जब पाकिस्तान से आज से 15 साल पहले, और मैंने अपने जो वीज़े लगाए हुए हैं 2007-8 की बात है, तकरीबन 18-20 साल पहले, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक मैकेनिज़्म है, बहुत बड़ा गैप है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। बाज़ औक़ात छोटी-सी गलती से उस वक़्त भी और आज भी, आपने किसी भी सवाल के जवाब में येस या नो कर दिया, गलत टिक कर दिया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। छोटे से आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गया, खुदा ना खास्ता डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखी गई, उस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। पेरेंट्स का आपको बताना पड़ता है, प्लेस ऑफ बर्थ वो गलत लिख दिया, उस पे वीज़ा रिफ्यूज़। तो ये छोटी टेक्निकल चीज़ें जिसका मुझे लगा बड़ा एक गैप है, तो इस वजह से मैंने समझा। दरमियान में मैंने थोड़ा ये काम कम कर दिया था, आपको जितना पता है, मेरा एक और बड़ा मीडिया का प्रोफाइल भी है और आपको उसका अंदाज़ा है। लेकिन फिर मुझे लोगों ने डेस्परेटली कहा, स्पेशली 4-5 सालों के अंदर पिछले कोविड के बाद, कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, हमारे मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने फिर दोबारा इंटरेस्ट लिया, चूँकि मैं 2003 से लाहौर हाई कोर्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, 2013 से यूके लॉ सोसाइटी का मेंबर हूँ। तो मैं चूँकि ये काम कर रहा था, फिर मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा प्रोफेशनली अगर ये काम किया जाए तो शायद लोगों की ज़्यादा बेहतर हेल्प कर सकते हैं। और इस सिलसिले में मुझे फिर नगरी-नगरी जाना पड़ा, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके राइट नॉलेज देके, ताकि लोगों को सही एडवाइस दी जा सके। तो आप तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, जी। आप काम के लिए मुल्कों में जाते हैं, तो आप
उन मुल्कों में जाते हैं जहाँ वीज़ा फ्री है या वाक़ई काम का प्लान है? ये बिल्कुल आपने सही कहा बट साहब कई मुल्क ऐसे हैं जो वीज़ा के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, तो वहाँ मुझे इसलिए जाना पड़ता है ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेस्परेशन में बहुत सारी जगहों पे वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, तो उसपे वीज़े की रिजेक्शन काफ़ी आ रही है। फिर कुछ मुल्कों ने आपको पता है अभी पॉलिसी भी टाइट कर दी है, आप भी चूँकि इन चीज़ों को समझते हैं, अमेरिका, कनाडा ने ट्रम्प आपको पता है वहाँ पे आ गया, उन्होंने वैसे ही बहुत खतरनाक पॉलिसी अनाउंस कर दी है। कनाडा में भी बहुत ज़्यादा रश लग गया था, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी टाइट कर दिया है और यूके तो हमेशा से कभी आसान रहा नहीं है, खासतौर पर वर्क परमिट के हवाले से। हाँ, स्टडी वीज़े के हवाले से यूके हमेशा वेलकमिंग रहा है। यूरोप में भी कुछ जगह हैं, जर्मनी है, जहाँ पे लोग ईज़िली आ जाते हैं पढ़ने के लिए, स्वीडन में आ जाते थे पढ़ने के लिए, फ़िनलैंड है या आयरलैंड के अंदर। तो इस तरह की ऑप्शन है जहाँ पे बंदे आसानी से जा सकते हैं। तो आप जब किसी मुल्क में दफ़्तर खोलते हैं या जाते हैं, जी। तो पहले वकील ढूँढते हैं या चाय वाला? चाय वाले से असल में आपको लोकल नॉलेज मिलता है और वकील से लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं और दोनों से आपको फ़ायदा होता है, चूँकि ग्राउंड नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है मतलब। वरना लोग कहते हैं यूट्यूब पे भी तो इन्फॉर्मेशन पड़ी है। आजकल पता है आपको गूगल से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ऑन ग्राउंड नहीं जाते, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं लगता कि डायनामिक्स क्या है, सिस्टम की चीज़ों क्या है। तो इसलिए आपको खोखियों के पास ही बैठना पड़ेगा और आपको जो है किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर के पास भी जाना बड़ा स्मार्ट आंसर है। ये बताइए कि आप जैसे अभी बताया आपने कि इन्फॉर्मेशन बड़ी चेंज होती है। जी। यानी कि आप इमिग्रेशन लॉ जो है यहाँ पे दुनिया में ऐसे चेंज होते हैं जैसे मोबाइल का अपडेट। तो आप इसको कैसे अपडेट रहते हैं? इमिग्रेशन गूगल है आपके पास ही कैसे कर ये वैसे आपने सही कहा, मुफ्ती मुल्कों के फिर आपके लिंक्स होने चाहिए, इस तरह की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, मुफ्ती जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से। और बाज़ को बहुत रैंडम चीज़ जैसे आपने खुद कहा, तो उसमें फिर आपको फौरी अपडेट्स इस तरह की ईमेल आना और चीज़ें पता लग जाए, तो आपको उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। और आजकल तो वाक़ई मुख्तलिफ़ मुल्कों ने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर अपनी पॉलिसी डिज़ाइन कर दी है और वो रातों-रात पॉलिसी चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं कि हमें बस इसके बाद मज़ीद लोग नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें होता है लोग डेस्परेशन में ज़्यादा केस ना अप्लाई कर दें, तो एकदम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कट ऑफ लगा देते हैं और उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। अभी शायद आपने सुना है कि नहीं, मैं आपके नाज़रीन को बता रहा हूँ, 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया कि ट्रम्प साहब ने अब नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है, चूँकि अमेरिका का ज़िक्र हो रहा है, उस टाइम पूरी दुनिया में उनका ही नाम चल रहा है, अमेरिका वैसे ही बड़ा पावरफुल कंट्री है, कि जी अब हम $15,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड लेंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आप अंदाज़ा करें कुछ कंट्री की वो कंडीशन लगाने लगे इस तरह की, और उससे ऐसे तो सब कंट्रीज़ में लगाते हैं, लेकिन कुछ कंट्री उन्होंने स्पेसिफाई किया $15,000 के हवाले से, और उसमें चांस है कि पाकिस्तान का भी नाम जो है उसमें आ सकता है। तो आप सोचें पाकिस्तान से अगर अमेरिका जा रहा है, तो आपको अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करने से पहले $15,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाज़ में बड़ी खतरनाक होती है और आपको अपडेट रहा। वो ये तो वाक़ई बड़ी बात है। अच्छा लगेगा ऐसी टाइम लगी जा वाले मैं लो आया तुझे नहीं बचत होगी। अच्छा ये बताइए कि कभी बात हो रही थी आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि लोग वीज़ा अप्लाई करते वक़्त बहुत सी मिस्टेक करते हैं। जी। तो उसमें मेन मिस्टेक्स क्या होती हैं? तो कभी आपको किसी ने फ़ोटो की बजाय आपको सेल्फ़ी भेज दी हो? वैसा होता है। क्या मिस्टेक्स होती ये बड़ी सारी जैसा मैंने शुरू में थोड़ा-सा ज़िक्र किया, बिल्कुल छोटी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो आपकी बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुद एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से अपना फॉर्म फिल करवाएँ। और वीज़ा ज़ाहिर है सबसे लोगों की ख़्वाहिश होती है। और दूसरा ये कि लोग समझते हैं मेरा पासपोर्ट बन गया, तो शायद मेरा सीधा ही अमेरिका का वीज़ा भी लग गया इस पे ना, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और मैं हमेशा बार-बार कहता हूँ कि विज़िट की सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कुछ आसान कंट्रीज़ पे विज़िट कर लें पहले, जब आपका फ्रेश पासपोर्ट है। आपकी यंग एज है और आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया और आप डायरेक्ट यूके, यूरोप का, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो 90% चांस है आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेहतर है थोड़ी-सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, श्रीलंका चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आसान कंट्री है जहाँ पाकिस्तान की एंट्री है। तकरीबन 35 के करीब कंट्री ऐसे जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपकी एंट्री है। तो उन पे तो आप जाएँ, अज़रबैजान का ई-वीज़ा है, कतर का आपकी एंट्री है, तो यहाँ चले जाएँ ताकि अभी थोड़ी-सी ट्रैवल हिस्ट्री बने, 4 या 5 मुल्क होगी। फिर आप इनको मुल्कों का अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा आसानी से हो जाए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपने कंट्री के साथ। आपकी जॉब कितनी अच्छी है, आपकी प्रॉपर्टी मैटर कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली अगर यहाँ पे है, उनके बच्चे हैं, तो फिर वो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ अब कंसिडर किए जाते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि वो आप अगर डायरेक्टली अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने अपना अपना मुल्क भी नहीं देखा, एग्ज़ैक्टली। तो वो डेफ़िनिटली एक बेसिक क्वेश्चन तो बनता है। जी। उसके लिए आपको फिर दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी टाइज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये सही कह रहे हैं आप। वो जो और फॉर्म आपका जो वो फ़िल करते बड़ी नॉर्मल जो है ना चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो वो डेफ़िनिटली नाज़रीन आपने डेफ़िनिटली अप्लाई करना है तो डेफ़िनिटली खुद कभी क्वेश्चन कीजिएगा। 2-4 हज़ार बचाने के लिए एग्ज़ैक्ट कभी आप रिस्क ना लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर वो हमेशा के लिए बैन हो जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इमिग्रेशन जो है, अगर आपको मौका मिले किसी मुल्क की इमिग्रेशन जी। के कवानीन बनाने का, तो आप वीज़ा फ्री करेंगे और चाय भी साथ देंगे, कैसे करेंगे? ये अच्छा सवाल है बड़े साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी बल्कि ख्वाहिश है कि मुझे अगर टाइम मिले, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरा पैशन भी है और ये प्रोफ़ेशन भी है इत्तेफ़ाक से, इमिग्रेशन। चूँकि मुझे मज़ा आता है बहुत से मुल्कों में जाके, और आप यकीन करें बेसिक लॉ पूरी दुनिया में इमिग्रेशन के सेम है।
19-20 का ही फ़र्क है। बेसिक लॉ क्या सेम है, पूरी दुनिया चाहती है बिज़नेसमैन को वेलकम करना चाहती है। वो चाहती है उनके लोकल लोगों को रोज़गार मिले, बाहर से इन्वेस्टर है, पैसा लेके आए, जेन्युइनली काम करे और हमारी इकॉनमी ग्रो करे। पूरी दुनिया का इस टाइम यही मसला चल रहा है। और आप यकीन करिए जो लोग कहते हैं हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, मसला आ रहा है, उनका कहिए आप 3-4 टिक बॉक्स आप पूरे कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप उस मुल्क के कोर्ट में चले जाएँ, हाई कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ कि मैं इस मुल्क में 10 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहूँ, 10 मिलियन डॉलर लेके आना चाह रहा हूँ, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। अमेरिका में भी आपको वीज़ा मिलेगा, कनाडा में वीज़ा मिलेगा, यूरोप में जिस मुल्क में आप हाथ रखेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस मकसद के लिए, किस चीज़ के लिए जाना है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट बाय करें तभी आपको पता मिल जाता है। पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा आपके में है, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, इन सब लोगों ने अपनी इकॉनमी ग्रो की है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। फिर बिज़नेस तो आपको पता है दुनिया में हर जगह वेलकम करते हैं। आप कंपनी खोलें, अपना काम शुरू करें, एम्प्लॉयी रखें, लोकल लोगों को रोज़गार दें, प्लस इंटरनेशनल लोगों को बुलाएँ। और ये पूरी दुनिया में 50-50 ऑलमोस्ट रेशियो चलती है कि आप 10 लोकल लोगों को रोज़गार दें, 10 आप बाहर से बुला लें। आपने फॉरेन वर्कर को आप बुलाना चाहते हैं, जो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कज़न को, जिसको भी आप सेल करना चाहें, तो उसके लिए वो ऑप्शन मौजूद होती है। तो इमिग्रेशन पॉलिसी की अगर आपने बात की तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई किसी ऐसे मुल्क की मैं पॉलिसी डिज़ाइन कर सकूँ या ड्राफ्ट कर सकूँ और उसमें यही पॉलिसी रखी जाएगी कि उस मुल्क को भी फ़ायदा हो और दूसरे कंट्री को भी फ़ायदा हो। चाय भी। चाय तो आपको तो ज़रूरी है हर काम के, चाय पत्ती पर हमारे लोगों का गुज़ारा नहीं है। उसी की वजह से तो सारा काम चलते हैं। और चाय सबको मिलनी चाहिए, वो तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए उस चाय का। जिसको कप नहीं मिलेगा वो लड़ेगा। हाँ। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जनाब वीज़ा दियो ना दियो चाय लाज़मी। चाय लाज़मी है। अच्छा ये नहीं, ये बड़ा अच्छा बात है। मैं इसके ऊपर भी आपसे डिटेल में एक अलहदा पॉडकास्ट करूँगा, जी। जिसके अंदर हम यूरोप के जो ममालिक हैं, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सच्ची बात आपने शुरू में सही बोला। क्योंकि उसके अंदर लोग यही समझते हैं और या हमारे जो एजेंट सिस्टम है पाकिस्तान में, जी। तो वो उन्होंने उनको बताया ही यही है कि भाई एजेंट के सिवा या डंकी के सिवा जो है ना कोई हालत नहीं। नहीं है जी। तो ये जो है ना इसके ऊपर मैं डंकी के ऊपर अगर क्वेश्चन करूँगा आपसे और इस लोगों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। जी। ये आपकी अच्छी बात है, आप क्योंकि फिर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो रहा है। जी। यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर और चीज़ होती है। तो जिन्ने मुल्कां तुसी विजिट करदे हो माशाअल्लाह सर मैं तुहानू देखना वा, हुण तां इमीग्रेशन वाले तुहाडे स्टैंप नहीं लांदे हुण कहने आ जाओ। ये बात ठीक है, जितने ज़्यादा मुल्क खोजिए और जितने वो पासपोर्ट वगैरह देते हैं, खासतौर ब्रिटिश पासपोर्ट देखे उसपे भी इतनी ज़्यादा स्टैम्प लगी है। अदरवाइज़ तो कई मुल्कों में पता है एंट्री स्टैम्प नहीं लगती ब्रिटिश पासपोर्ट पे। तो मेरा पासपोर्ट भी ज़रा हेवी वाला पासपोर्ट है, वो नॉर्मली चूँकि उसपे स्टैम्प इतनी ज़्यादा लगी होती है, उसके पेजेज़ ज़रा ज़्यादा है वो मेरे इसीलिए अभी तक आप वीज़ा जी 100 सेंचुरी हो चुकी है। बट सर मैं इस टाइम सोच रहा हूँ ये पॉडकास्ट पे भी एक बनाया जाए, 100 कंट्रीज़ का 100 तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रा शेयर किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है मैं सिर्फ लेयर ट्रिप पे नहीं जाता, मसलन लोग जाते हैं कि होटल में रुके घूम फिर के वापस आ गए। मैं रियलिटी में उस ग्राउंड के अंदर जाता हूँ, सिस्टम में जाता हूँ, लोगों को जाता हूँ, समझता हूँ कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, उनकी सड़कें, रोड, क्या कल्चर चल रहा है इनका, क्या वहाँ की इकॉनमी चल रही है, ये लोग इस टाइम चाह क्या रहे हैं। तो ये मेरी शौक भी है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से अगर 100 में मैं गया हूँ तो कम से कम 40-50 मुल्कों का मुझे बहुत ही ऑन ग्राउंड नॉलेज है। एक-एक गली मोहल्ले का नहीं, वहाँ पे लोगों की क्या परसेप्शन है वो थोड़ा-सा मेरी ख्वाहिश होती है मैं ज़रा जानने की। नहीं करो, मैं आपका वो देखता रहता हूँ। जी, क्योंकि आप डेफ़िनेटली आप ऐसी-ऐसी जगह पे गए हुए हैं कि वो शायद लोग भी नहीं गए हों। जी, मैं आपको बता दूँ आपने ऐसी जगह की बात की तो मैं अभी बेलारूस से दुबई आ रहा हूँ। यानी यहाँ से बहुत कम लोग बेलारूस गए होंगे और बेलारूस से दुबई की बड़ी कम फ्लाइटें आती हैं। तो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट में लेके यहाँ पे दुबई जब पहुँचो, तो बेलारूस एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान से काफ़ी लोग इस वजह से जा रहे हैं। तो ख़ासतौर पे आपके व्यूअर मेरे ख्याल ज़्यादातर पाकिस्तानी है। तो मैं बताता चलूँ कि 10 अप्रैल को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया बेलारूस का। शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी फैमिली गई थी क्योंकि उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और जो इंटरेस्टिंग बात है बड़े साहब कि उन्होंने अनाउंस किया बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कि हम पाकिस्तान से 1,40,000 लोग लेंगे लेबर के लिए। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है गल्ला मंडी खुली, पूरा शोर मच गया कि जनाब ये तो कमाल हो गया, पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद में लोग ले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट अभी तक मटेरियलाइज़ नहीं हो सका, उस पे काम चल रहा है। लेकिन इस दौरान वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो गई पाकिस्तान से और बेलारूस इस्लामाबाद एम्बेसी में लाइनें लग गई हैं। अगर आपको मैं वीडियो को दिखा सकें, बता सकें, अभी कल की मुझे किसी ने वीडियो शेयर की कि वहाँ 1200-1300 बंदा लाइन में लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर वीज़ा लेने के लिए। उनके पास इन्विटेशन या वर्क परमिट आ गया हो बेलारूस से, वो चाहते हैं वो वापस चले जाएँ। लेकिन शहर एम्बेसी भी घबरा गई, उनको आधी ख्याल था कि इतनी लाइन लग जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है 1,40,000 का वादा तो किया था लेकिन अभी हमें कुछ चीज़ें चाहिए प्लान करने के लिए। तो छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा आबादी भी नहीं, 9.5 मिलियन, 95 लाख आबादी है। तो उसमें कहें 1,40,000 पाकिस्तानी एक बंदा ले ले, सोचे क्या हाल वहाँ पे हो जाएगा। अगला प्राइम मिनिस्टर अक्सर नहीं हो। हाँ, किस तरह भी आ सकता है एग्ज़ैक्टली। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर वो जो आपने डंकी की बात थोड़ा-सा अगर आप मुझे चाहें तो मैं चाहता हूँ कि बेलारूस से कई लोग जाते हैं डंकी लगाने के चक्कर में शायद यूरोप चले जाएँगे। उसका पोलैंड से बॉर्डर लगता है, लैटविया लिथुआनिया से बॉर्डर लगता है। हाँ। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। बेशुमार लोगों की वहाँ पे हलाकत हो रही है अनफॉर्चुनेटली साहब। बहुत सख्त बॉर्डर है, वो खौफनाक कुत्ते छोड़ देते हैं, गुरीले कुत्ते। 6 किलोमीटर का बॉर्डर है बेलारूस के साथ, जहाँ पे बंदों की लाश तक नहीं मिल रही। मैं अभी जब बेलारूस पहुँचा मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी ने बताया कि हमारे पास एक लड़का है खालिद खान, केपीके का पठान लड़का आया और उसकी लाश तक नहीं हम ढूँढने में कामयाब हो पा रहे, क्योंकि ना पोलैंड उसकी ज़िम्मेदारी ले
रहा है ना बेलारूस ले रहा है, क्योंकि जो भी इसकी ज़िम्मेदारी लेगा उसको इंदराज करना पड़ेगा, प्रॉपर मैयत को भेजना पड़ेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से एक सेनेटर ने बाकायदा उसके लिए लेटर लिखा है कि हमें बताएं कहाँ पे है और क्या उसका बना, क्योंकि उनके हल्के का वो लड़का था। तो इस तरह के बच्चे जज्बाती अगर हो चले जाते हैं, बाद में उनका अनफॉर्चुनेटली आप देखें पता भी नहीं लग पाता कि वो कहाँ गए। नहीं जंगल है, बड़ी खतरनाक जगह है, बिल्कुल इस तरह का रिस्क ना लें। नहीं, नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जी, अभी पिछले रिसेंटली के वाक़यात भी हुए हैं, जी, वो यकीन मानें कि समझ नहीं आती कि लोग फिर भी बाज़ नहीं आते। ऐसा ही है। तो इस हवाले से ज़रूर मैं कौन-कौन से ऐसे आप बॉर्डर्स हैं जहाँ पे बिल्कुल आप उसको जी, मना कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में सोचे भी ना जी, कि वहाँ मुल्क की डेंगू ओवरऑल तो डेंगू है ज़रूरी बात जी है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे भी आपने ज़िक्र किया बेलारूस का भी, और कौन-कौन से ऐसे डेंजरस कंट्री हैं जो मगर एजेंट तो कहता है जनाब कि गाली कोई नहीं है, जी, ऐसे ही। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, बट बल्कि वैसे भी थोड़ा आपको बताऊँ, बेलारूस के उधर भी हेड जॉब कहा ना, कहता है उन्होंने कहा जी 6 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो तो पैदल बंदा वॉक कर लेता है 6 किलोमीटर, और तो पाकिस्तान में थोड़ी प्रैक्टिस कर लें वॉक करने की, तो आप क्रॉस करके चले जाएँगे। लेकिन वो आप कह रहे हैं इतना खतरनाक 6 किलोमीटर का बॉर्डर है बेलारूस का, कि फुल उन्होंने फायरिंग रेंज रखी हुई है, पता नहीं पॉइज़न वहाँ पे छोड़ा हुआ है, और कोई बंदा वहाँ से आज तक निकल ही नहीं पाया, और सीधा फायरिंग करने का उनको ऑर्डर है कि कोई भी बंदा ना जाए। बेलारूस ने और पोलैंड दोनों ने बहुत सख्त रखी हुई है इस हवाले से, और लगता है बड़ा खौफनाक उन्होंने गुरीले कुत्ते छोड़े हुए हैं, रात को जंगलों में लोग खो जाते हैं, नेविगेशन नहीं चल पाता, मोबाइल नहीं चल पाता, बेचारों की रास्तों में डेथ हो जाती है और कोई मिल नहीं पाता। यानी मैं ऐसे लोग हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की बाजू टूटी हुई है, उन कैंपों में जहाँ से वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। मेरे जो 2 लड़के वहाँ मिले बेलारूस के अंदर, उन्होंने बताया, कहते हैं हम उन कैंपों में गए हैं और हमने वहाँ पे जब लोगों की हालत देखी, तो वहीं से हमने फैसला कर लिया कि हमें वापस पाकिस्तान जाना है। वो स्पेशली पाकिस्तान एम्बेसी में उन्होंने कहा हमें ट्रैवल पास बनाना है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट एजेंट के पास है, हमारा पासपोर्ट भी नहीं है, हम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए इस तरह से बड़ी गलती लग रहा है जो बेलारूस लोग इस चक्कर में जा रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की तुर्की से, तो आपको पता है हमेशा लोग ग्रीस की, यूनान की डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। मैं यूनान के उन कैंपों में भी गया हूँ भाई साहब, आपको बड़ी इंप्रेसिव बात है, जहाँ पे इनको लोगों को रखा जाता है, तो बड़े खौफनाक हालात में, बड़ी बदतरीन हालत में वहाँ पे रखा जाता है। तो उसकी बिल्कुल गलती ना करें, बड़ा सख्त बॉर्डर है, और ग्रीस वाला भी वो बड़ा बुरा सलूक करते हैं, हलाल खाने का वहाँ पे मसला है, और बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। चूँकि पता है जो डंकी लगा के ये हमारा रूल ब्रेक कर रहे हैं, ज़रा आप इल्लीगल तरीके से अगर इस तरह एंटर होने की कोशिश करें, तो कोई भी कंट्री आपको एनकरेज नहीं करेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना। इस तरह कुछ लोग बाल्कन स्टेट में जाते हैं, अल्बानिया, बोस्निया से जाके, शायद यहाँ से भी आगे कोई डंकी लगा लेंगे, तो वो भी बिल्कुल ऐसा आसानी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वहाँ पे आप चले जाएँ। हाँ, जो बेस्ट तरीका है मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा आपसे, चाहे आप बेलारूस जाएँ, चाहे आप टर्की जाएँ, सर्बिया जाएँ, अल्बानिया जाएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ, वहाँ लोकल टीआरसी लें, रेज़िडेंसी लें, 1 साल काम करें। आप दुबई, सऊदी अरब से मूव हो रहे हैं, पाकिस्तान से वहाँ जाने तो करें काम, और उसके बाद आप लीगली जा सकते हैं अगले मुल्क के अंदर। खुद मुल्क आपको वेलकम करेगा, आपको पीआर मिल जाएगी उसी मुल्क की, फिर आप किसी मुल्क में चले जाएँ। तो डेस्परेशन ना करें, जल्दी ना करें कि बस पहले महीने में यूरोप पहुँचना है। अच्छा, मज़े की बात है, बट सर यूरोप पहुँच के भी आपने कौन-सा तीर मार लेना, वहाँ भी 1200-1500 यूरो सैलरी है। यहाँ पे भी अगर आप कोशिश करें इन मुल्कों में जहाँ पे आप जाते हैं, तो यहाँ भी आप आसानी से 1000-1200 कमा सकते हैं। पहले महीने में कि 6 महीने बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ी ज़ुबान आ जाएगी, मतलब यहाँ रशियन लैंग्वेज चाहिए, बेलारूस में आपको पता है रशियन लैंग्वेज चलती है, ग्रीस में ग्रीकी लैंग्वेज चलती है, पोलैंड में पोलिश लैंग्वेज है हर मुल्क की। थोड़ी आप लैंग्वेज सीख लें, थोड़ा लोकल नॉलेज हो, तो यू कैन ग्रो योरसेल्फ और आप बड़ा अच्छा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा है नाज़िर। मैं अगेन फिर बात करूँगा कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल में ये प्रोग्राम अलग से करेंगे। आज चूँकि मुबीन साहब के साथ एक उनकी लाइफ़ के ऊपर और साथ नसीब साहब बस चल रहा है, लेकिन हम बाकायदा एक कंट्री वाइज़ जो इस वक़्त ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें पीआर भी है, वर्क वीज़े भी हैं और बाकी चीज़ें टीआरसी वगैरह, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। ये मुझे बताइएगा कि आप अपने क्लाइंट को वो जो आपके सैटिस्फाई कैसे करते हैं? वीज़ा फ्री देते हैं या कुछ और सहूलतें भी देते हैं जिससे क्लाइंट आपके बट सर ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक मुश्किल काम है, एक थैंकलेस काम है, क्लाइंट को सैटिस्फाई करना कोई इतना आसान नहीं होता। वो आपने सुना होगा, वो जर्मन फुटबॉलर था, गोलकीपर बहुत मशहूर वर्ल्ड कप के अंदर ना, उसके मुजस्समे लगाए हुए थे पूरे जर्मनी के अंदर। फाइनल के अंदर उसने एक गोल मिस कर दिया और उसकी वजह से वर्ल्ड कप वो हार गया, जर्मनी हार गया, तो पूरे उसके पुतले जला दिए गए, पूरे जो है जर्मनी के अंदर हर जगह पे ना। ये ना दुनिया में जो लोग गोल आप मिस करते हैं, लोग वो याद रखते हैं, आपकी जो 9 अच्छी खूबियां ना वो लोग याद नहीं रखते। इस काम के अंदर भी ऐसे ही थोड़ा-सा थैंकलेस काम है अनफॉर्चुनेटली। ये जब वीज़ा लग जाएगा तो मिठाई का डब्बा नहीं आपके पास लेके आएगा। वो एयरपोर्ट से निकल के आपको कॉल करेगा, मैं पहुँच गया हूँ। मैं कब पहुँच गया, कनाडा पहुँच गया, थैंक यू। वो भी उसकी मेहरबानी अगर आपको शुक्रिया का मैसेज कर ले। वरना जो आपको से थोड़े से बाकी पैसे देने होंगे ना, वो सॉरी मैं जल्दी में निकल गया था, वो देखेंगे मैं आपको बाद में दे दूँगा पेमेंट ना। तो हमारे लोगों का ये भी मसला है। हमारे आपको पता है एक बड़ा कल्चर है पाकिस्तान में, आपके में होगा कि डन की डील, कि डन पे पैसे हो गए, कि कह रहा हूँ किसी ने बोला हो पहले वीज़ा फिर पेमेंट। एग्ज़ैक्टली पेमेंट। तो वो बाद में फिर ऐसे से बहाने करता है, फिर आपको दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। हाँ। तो अब एजेंट तो डरते ही है क्लाइंट से ज़्यादा एजेंट को भी डरना पड़ता है। ये पता नहीं कल को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये दोनों तरफ से भी शायद दोस्त हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। एग्ज़ैक्टली। मतलब वीज़ा लगने से पहले आप अगर उनको आई एम सॉरी टू से वो क्लाइंट को बोलें शनाख्ती कार्ड के ऊपर वाले की जगह मेरा नाम लिखा दें, उन्हें खबर को लिखवा देगा एग्ज़ैक्टली। नहीं, लेकिन बल लक ये है कि बैड लक ये है कि वो उसको फिर वीज़ा में पूछते भी नहीं। ऐसा ही है। तो हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ से वो लोग गए, वो जाके उन्होंने हेलो भी नहीं की।
वही मैं नहीं पहुँच गया, वर्क परमिट से ये लग गया, वो शुक्रिया। शुक्रिया का फ़ोन भी नहीं और पैसे भी नहीं, दोनों मारे जाते हैं। आपका ताल्लुक भी गया और पैसे भी गए। हाँ, तो आप जब थोड़ा आते हैं मीडिया की तरफ, जी। तो आप माशाल्लाह मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, आपका यूके में अपना ऑनलाइन टीवी भी है, फिर पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट भी है, A1 टीवी के नाम से। तो कभी ऐसा हुआ वो वकील भी हैं, मीडिया भी है, कभी दाग में कैमरा लेके गए हों? बड़ी तो वैसे शुक्र है, हमें खुद तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी इस तरह कैमरे लाने की, लेकिन लोग ज़रा लेके जाते हैं और हमारे रिपोर्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो लेके जाते हैं कैमरे। और वाक़ई कई दफ़ा ऐसे बड़े हाइलाइटेड केस आ जाते हैं, ख़ासतौर पर डेफामेशन केस आपको तो मुल्कों में बहुत हाईलाइट होते हैं, तो उसके हवाले से फिर ज़ाहिर है मीडिया की कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट हाइलाइट केस आ जाए, आपको पता है कोई क्रिकेटर का केस आ, अभी पिछले दिनों आपको पता है चैंपियंस लीग हुई है वहाँ पे बर्मिंघम के अंदर, उसका बड़ा इशू है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पे भी हमारे रिपोर्टर लोग जाके कवरेज करते रहे इस हवाले से। तो मीडिया का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। लेकिन मुझे एक क्लास में मुझे पूछते कि लॉयर का और ये मीडिया का कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब मैंने एलएलबी भी किया हुआ है और मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया हुआ पाकिस्तान के अंदर ना, तो मुझे किसी ने जब ये सवाल किया, तो मैंने कहा दोनों आज़ाद पेशे हैं और दोनों आज़ाद प्रोफ़ेशन होने की वजह से इनका आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है कि आप अपने ही बॉस हैं, अपने ही मालिक हैं। और दूसरा ये आपको सिखाती है खुद ही, आपके अंदर जो है ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करते हैं ना, मीडिया वाला भी और लॉ वाला काम, इससे अच्छा इसलिए कोई प्रोफ़ेशन नहीं है और दुनिया में मैं समझता हूँ ये बेस्ट प्रोफ़ेशन है अगर आप इनको लेके चल सकें। नहीं, आपने वो तो ख़ैर मैंने आ रहा था अभी, अब ये बताइए कि A1 टीवी आप अखबार कॉलम भी लिखते रहे हैं वहाँ पे, और उसके अलावा टीवी प्रोग्राम जब यूके में गए आप उस चैनल के साथ काम करते रहे। तो A1 टीवी आपने कब स्टार्ट किया? उसका पर्पस क्या था वहाँ? हाँ, बट सर मैं जब गया यूके तो इनिशियल तो ज़रा जिस तरह होता है बाकी चीज़ें करने के साथ मैंने लॉ की ही प्रैक्टिस करने की कोशिश की, क्योंकि ब्रिटिश लॉ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी, तो उसका मुझे काफ़ी आसानी हुई वहाँ पे यूके में जाके। तो मीडिया की जगह मैंने थोड़ा-सा लॉ वाला टच अपना थोड़ा-सा यूज़ किया। लेकिन आपको तो मीडिया का शौक जो आपके अंदर जरासीम होते हैं वो आपको लर्न ले जाते हैं। ये आपको और हमारा पुराना मसला है इस चीज़ के हवाले से कहीं न कहीं से, इसलिए हम दोबारा आज बैठे फिर रिव्यू दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो वो अपनी जगह पे शौक बरकरार था, तो फिर ऐसे मेरा एकदम प्लान बना कि एक लोकल नीश चैनल शुरू किया जाए यूके का। तो वो A1 टीवी के नाम से हमने फिर यूके कम्युनिटी का एक चैनल शुरू किया, सैटेलाइट चैनल। 5 साल हमने चलाया, अब उसको हमने आईपीटीवी कन्वर्ट कर दी, जिस तरह आपने बताया कि चूँकि अब चीज़ें दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो गई, अब लोग सैटेलाइट नहीं देखते। स्काई वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूके के अंदर, उस पे हमने चैनल को ऑन किया था। तो हमने काफ़ी मेहनत की, कम्युनिटी का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था। ज़ाहिर है 15 लाख पाकिस्तानी आपको पता है यूके के अंदर, हमारे 40,000 रिपोर्टर थे, इवन 30 रिपोर्टर हमारे यूरोप के अंदर भी थे। तो बहुत ज़्यादा हमने उनकी चीज़ें का कवरेज वगैरह बहुत हाईलाइट किया। ग्लासगो से लेके लंदन तक हमने बड़ा ज़्यादा रिपोर्टिंग कवरेज की, बल्कि हमने 1-2 बड़े माइलस्टोन अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान के अंदर, कि हमने 14 अगस्त, चूँकि अभी इत्तेफाक से अगस्त का महीना है, तो जी। 14 अगस्त को हमने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम वहाँ पे किया था। यकम अगस्त को ग्लासगो सेंट्रल मॉस्क से हमने एक काफ़िला निकाला, जो 31 शहरों से होता हुआ 14 अगस्त की शाम को लंदन में इल्फर्ड लेन में 15,000 लोगों के सामने उसकी क्लोजिंग की थी, शाम को जब हमने उसका प्रोग्राम किया था। और हर शहर से होते हुए, यानी कि आप सोचिए ब्रेडफोर्ड, बोल्टन, मैनचेस्टर, ओल्डहम, रोचडेल से होता हुआ बर्मिंघम, लेस्टर, कॉवेंट्री, लूटन, इन सब जगहों से होते हुए आना डेली, फिर गाड़ियों का एक काफ़िला चलना, हर जगह जश्न आज़ादी के नारे लगना, एमपी मेयर का इस्तकबाल करना, मेयर्स चैम्बर में जाना, वो एक बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ील थी। ये 2018 की बात है, जब हमने उस चैनल को स्टार्ट किया, तो आज से इस बात को 7 साल हो गए। लेकिन दैट वाज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आज भी लोग याद करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम आज तक अमेरिका की तारीख़ में किसी ने नहीं किया था। नहीं, वो तो डेफ़िनिटली। तो आप जैसे बताया कि आप लॉयर भी हैं और मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। जी। तो कैसा लगता है सुबह को लॉयर और रात को एंकर? एंकर वैसे रात को बेहतर लगता है, सुबह को लॉयर ही बनना पड़ता है, क्योंकि सुबह आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, मैंने जैसे बताया मेरा तो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। आई रियली एन्जॉय इट, चूँकि दोनों आज़ाद पेशे हैं, दोनों में आपको बड़ा लिबर्टी रहती है चीज़ों के हवाले से। और चूँकि मैं वीडियो का पाकिस्तान में एज़ एंकर काम करता था, थोड़ा-सा मुझे पता है लोगों को भी आज समझना मुश्किल हो चुका है, बहुत तेज़ बोलता हूँ। और ये तेज़ बोलने का नुकसान मुझे तो शायद फ़ायदा भी पता नहीं होता है या नहीं, बल्कि मुझे भी बहुत एनर्जी लगती है। तो मुझे उसका बड़ा फ़ायदा है, मेरा टाइम बच रहा। सारी बात स्पीड से डबल स्पीड से काम हो रहा है। वो व्हाट्सएप है, वो ना फीचर टू स्पीक 2x का, तो फिर आपको 1x पे करना पड़ेगा, 2x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने आहिस्ता सुनना है। तो ये एक अच्छी बात है, वो हमने अल्लाह का शुक्र है बिल्ट इन है। बल्कि मुझे याद है जब दुनिया टीवी लॉन्च हुआ था व्हाट्सएप, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में शामिल था, तो वॉल्टर रोजर्स सीएनएन से आया था ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान के अंदर, मैं उस ट्रेनिंग में शामिल था। उसने ये बात की, आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड विद दिस गाय, हाउ ही कैन स्पीक सो फास्ट एंड पाकिस्तान हैज़ सो मेनी ब्रेकिंग न्यूज़, सो ही इज़ द आइडियल पर्सन फॉर पाकिस्तान एंड यू शुड नॉट मिस दिस गाय। उसने स्पेशली मेरे कमेंट्स में इस चीज़ में लिखा था, क्योंकि उसने कहा था दिमाग का और ज़ुबान का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक आपका ताल्लुक है, तब आप तेज़ बोल सकते हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि तेज़ बोलना इतना आसान काम नहीं है, और ख़ासतौर से आप फंबल ना करें। आप तो लोग तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं, तो बाद में फंबल कर जाते हैं उसे। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह इज़ वेरी काइंड, कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फंबल नहीं होते तेज़ बोलते हुए, और वो थोड़ा-सा कनेक्शन अच्छा है दिमाग का और ज़ुबान का, जिस वजह से काम चल जाता है। तो वो इसलिए मीडिया वाली जो आपने बात की, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी और यूके आके भी। उससे एक्सपोज़र में और डिसीजन पावर में भी बड़ी अच्छी होगी बड़ी साहब। आपको तो लॉ की और मीडिया की सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। हुँ। अब मेरी यानी डबल सेंस हो किसी बंदे को वैल्यूएट करने के हवाले से, कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। वो थोड़ा उसको बैकग्राउंड चेक आप खुद ब खुद कर लेते हैं, डबल वैल्यूएशन कर लेते हैं, एज़ अ लॉयर भी और एज़ अ मीडिया एनालिस्ट भी। तो मुस्तकबिल में आप अपनी प्रैक्टिस को और
A1 टीवी को कहाँ पे देखते हैं? चाँद पे नया दफ्तर या मरीख से लाइव? ये आपने सही कहा, फ्यूचर ऑफ दुनिया जिस तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी, मेरी ख्वाहिश तो ये है बट साहब कि बिल्कुल आपने सही कहा, कोई इस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सके, जो कि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है। हमारा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर हम एक लॉन्च कर दें, जिस तरह नेटफ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इंडिया में चल रही है कोई प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान में भी इस तरह कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं हुआ, वो हमारी एक अल्टीमेट ख्वाहिश है मीडिया के हवाले से। चूँकि अब डिजिटलाइज हो गया, आपको पता है सारा दुनिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पे जा रही है, तो अगर हम उससे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए, जो दुनिया में बड़ी एग्जीबिशन होती है टीवी सैटेलाइट, कोशिश करते हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और आप जानते हैं जैसे पार्टनर सिद्धार्थ भट्ट साहब हमारे हर जगह पे हम होते हैं, इकट्ठे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उस हवाले से हमारी ख्वाहिश है कोई डिफरेंट और यूनिक काम ऐसा हम कर जाए कि जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, थोड़ा एक स्टेप अहेड, जो क्या होता है हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है। और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उस नॉलेज को, और ये नॉलेज गैप जो है उसका यूज़ करते हुए अगर पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूट कर सके तो हमें खुशी होगी। नहीं, नहीं, आपने ज़िक्र कर दिया, मैंने करना भी था शहजाद भट्ट साहब का, माशाल्लाह आपके प्रेशियस दोस्त हैं जी। नहीं, 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 वो बहुत काइंड से पर्सनैलिटी है, यकीन माने मैं ऐसा बंदा नहीं देखा। वेरी काइंड, नो डाउट, वेरी हम्बल, या वेरी प्रोफेशनल। नो डाउट, इन चीज़ें में अगर वेरी गुड, बड़ी तीनों अच्छे आपने सही बात उनके मैं अगर शॉर्ट करूँ उनकी पर्सनैलिटी जी, को, जी, जी। तो बहुत ही काइंड, वेरी मेरे और आपके दोनों 20 साल पुराने दोस्त हैं, जी, वो ऐसे ही। ऐसे ही। और देखो माशाल्लाह उन्होंने कहाँ से तरक्की की, एक छोटे से जगह से की, और सिर्फ इसी वजह से मेहनती भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और काबिल भी हैं, और काइंड भी हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में अब उनका सिस्टम वैसे चल रहा है, सैटेलाइट के वो मास्टर कहते हैं। जी। कोई मगे किसी के बगैर कोई चैनल उनके बगैर चलता ही नहीं है। स्वागत ये अच्छा, ये बताइएगा कि अब मीडिया की जो बात हो रही है, तो आपने एक बुक भी लिखी थी रिहान खान से, ये सब सच था या नहीं था? आप जो बैठे हुए हैं। ये बर्थडे था, मुझे खतरा था कि ये टॉपिक आकर ये ना आ जाए, वो भी टॉपिक आ गया। मैं इत्तेफाक होता है, कोशिश करता कि शायद मेरी बचत हो जाए इस सवाल पे, लेकिन मुझे पता है हर जगह ये सवाल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि बड़ा वायरल होता है, ये मुझे लगता है इसका जवाब भी जो है ना, मुझे कई दफ़ा दोस्तों ने कहा कि सिर्फ इसी पे एक पॉडकास्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहरहाल इससे वाकई मेरा और व्हाट्सअप बैठेंगे तो बड़ी बड़ी ख्वाहिश होगी, मैं ज़रूर डिटेल में इसका आंसर दूँ, जो कि मैंने आज तक नहीं दिया इत्तेफाक से, क्योंकि थोड़ा पर्सनल मैटर है, आपको पता है। और दो तो नहीं है खैर, इमरान खान तो बाहर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ज़्यादा सवाल थे, लेकिन वो जो खातून थी रिहान खान जिनसे उन्होंने शादी की थी, वो इत्तेफाक से कुछ अर्सा आप कह लें मुझे उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, या वो मेरी गेस्ट थी यूके के अंदर ना, जब वो आई थी इस डिवोर्स की फौरी बाद। डिवोर्स एक किस्म की पाकिस्तान हो गई थी, अनाउंस इत्तेफाक से यूके में हुई, और जब मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया उसके बाद डिवोर्स अनाउंस हुई। तो आप सोच सकते हो क्या वल्नरेबल कंडीशन होगी, इमरान खान जैसा बंदा एक खातून को डिवोर्स दे रहा है, और तकरीबन 9-10 मंथ्स ऑफिशियली शादी रहती है, और उसके बाद आप होता है ये डिवोर्स हो जाती है। तो वो जो एक डिलेमा था ना उस चीज़ के अंदर, मैंने थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की। आपके लिए एक सिंपैथी आ जाती है, क्योंकि पीटीआई के लोग उस टाइम बहुत एक्टिव थे, आज भी बड़े एक्टिव है, और जितने वहाँ पर हार्ड लाइनर है आपको पता ही है, उस ज़माने में भी सोचा है। और ये मैं आपको बात करूँ 2016 की, यानी मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा था, जो मैंने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, मेरा 28 नवंबर 2016 जब मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया, और ये 29 को डिवोर्स अनाउंस हो जाती है, नेक्स्ट डे ये डिवोर्स की जो है ना तारीख है। इसलिए उनकी शादी जनवरी में शादी रही थी, और नवंबर अक्टूबर नवंबर आप देखें खत्म हो गई। तो वो उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने मुझे कहा, वो तो खैर लंबी कहानी, उनका एक तो पहला इंटरव्यू मैंने किया इस तरह जिससे हम बैठे हैं व्हाट्सएप, 3 किस्तों पे इंटरव्यू चला। एक नया चैनल पाकिस्तान शुरू हुआ था नियो टीवी, उस पर हाईएस्ट रेटिंग आई उस चैनल की। उस चैनल के मालिक मेरे जाती आज भी दोस्त हैं, चौधरी अब्दुल स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेज, आप भी उनको जानते हैं, तो उनसे अभी भी हम पाकिस्तान तो बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा एहतराम का उनका मेरा ताल्लुक है। तो उन्हें ना उसने चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ा फायदा हो जाएगा। उस टाइम लोगों को जियो का तो पता था, नियो का तो नहीं पता था ना, बिल्कुल नया चैनल था। तो लोगों ने कहा ये नियो कौन सा चैनल है, तो उनका चैनल बड़ा हिट हो गया। वो बल्कि मुझे आज भी उन्हें शुक्रिया अदा करते कहते मेरा तुमने छक्का लगाया, जिंदगी में कहते मेरा आज तक छक्का नहीं लगा। वो ऐसा छक्का था, गेंद स्टेडियम से बाहर गई, यानी इस बाउंड्री से बाहर नहीं गई, स्टेडियम से बाहर। क्योंकि बच्चा पूछा वो रेहाम खान, वो भाभी ने कौन सा चैनल ज्वाइन किया है, तो पता लगा नियो ज्वाइन किया। अच्छा, पहला इंटरव्यू अमेरिका यूके से मैंने किया, उनका 3 किस्तों में वो चला, और उसकी हाईएस्ट रेटिंग भी आ गई। अब वो इंटरव्यू के बाद जिसमें हम बैठे, उन्होंने कहा यार ये तो कहानी लंबी है, तो इस पे किताब लिखने नहीं लगता है, वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी मसला नहीं हल होना। पहले था कि सीरीज कर लीजिए इंटरव्यू की, फिर वो चूंकि खुद ज्वाइन कर लिया टीवी चैनल, वो एज एंकर करना शुरू कर दी प्रोग्राम, तो हमने कहा किताब लिख लेते हैं। उसका नाम रखा था अजब मोहब्बत की गज़ब कहानी, और 14 फरवरी को मुझे याद है ट्वीट किया, और रेहान खान ने भी ट्वीट किया, मैंने मैं उस किताब का राइटर था, एंड उसने अपनी सारी बातें बतानी थी। अब मैं थोड़ा सा बता दूं उसमें, जो सिचुएशन आपने पूछ लिया क्वेश्चन कि वो ट्विस्ट कहाँ पे आया। उस किताब के मैंने टोटल जो सफ़े हैं 550-600 हैं, मैंने एग्जैक्ट इत्तेफाक से किताब नहीं पढ़ी है, आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन उसके 272 सफ़े मैंने लिखे थे इनिशियली, मैं आपको बताया तो चीज़ें, जिसमें उनके बचपन की कहानी थी। मैंने कहा था लोगों को रेहाम खान का नहीं पता। इस पे जावेद चौधरी साहब ने कॉलम भी लिखा, वो कॉलम से चूंकि उन दिनों मुझे जावेद चौधरी साहब की कॉल आई थी, उन्होंने कहा ये बड़ा मार्केट में शोर मचा, चक्कर क्या हो गई साहब आपका, क्या मेरे उनसे एक अच्छा ताल्लुक है, एज ए जर्नलिस्ट ने बड़ा बड़ा रिगार्ड किया, और बड़ा उन्होंने बैलेंस कॉलम लिखा, जो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। बात होता है लोग ट्विस्ट भी कर देते हैं खबरों को, लेकिन चौधरी साहब की मेहरबानी है, उनके बच्चे मेरे से रब्ता है, चौधरी साहब से मेरा रब्ता रहता है, तो उन्हें कॉलम लिखा था, तो वो उस पर एग्जैक्ट लिखा है लफ्ज़ के 272 सफ़े मैंने लिखे उस चीज़ के अंदर। तो वो ये उनके बचपन की कहानी,
उनकी पहली शादी, अगर आपको पता हो उनकी पहली शादी, अक्सर लोगों को इसका आइडिया होगा, साइकार्टिस्ट से हुई थी जो यूके के साइकार्टिस्ट से, जिसकी वजह से उनको पासपोर्ट मिला। बेसिकली मानसेरा के शायद पास एक छोटा सा गाँव है बफा, वहाँ से उनका ताल्लुक है, बेसिकली हम पर वहाँ से उनकी पैदाइश है। फिर 18-19 साल उनकी शादी को यूके चलेंगे, 3 बच्चे हैं उनकी पहली शादी से, साइकार्टिस्ट उनके हस्बैंड। 2014 में मेरा ख्याल है उनकी डिवोर्स, नहीं सॉरी 2004 में उनकी डिवोर्स हुई थी पहले हस्बैंड से। फिर उनकी 2014 में पाकिस्तान हो गई, 15 या 16 में आपके साथ में उनकी शादी होगी, 15 में थोड़ी अनऑफिशियली, 16 में ऑफिशियली शादी जो है आपको तो उस हवाले से हो गई थी, और फिर उनकी डिवोर्स हो गई। तो वो पूरा बैकग्राउंड था। असल में इशू जहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से वो की किताब के वाले जो मुझे लोग बदनाम करते हैं, मेरे ऊपर सारा मलबा डालते हैं, या पीटीआई के लोग या इवन नून लीग जो भी समझना चाहते हैं, जो क्लैरिफिकेशन मैं करता हूँ, जिसमें मैंने कहा कभी शायद पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत शुमार वाक़यात हैं जिस पे कभी हम दोबारा बात करेंगे, कि उस किताब के 232 सफ़े मेरा इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा मैंने इमरान खान को रिडिक्यूल करना है कुछ चीज़ों पे, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जब ये पर्सनल आपकी जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो तो आप डालें किताब में, कि आपका मेरा ताल्लुक 9 महीने में जो भी डाला, लेकिन आप इधर-उधर से चीज़ें अगर घूम फिर के सुनी-सुनाई स्टोरियाँ, कहानी डाल लेंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो बात ही बनेगी उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ये ना, कोई और बंदा कह रहा है इमरान खान एक पर्सनैलिटी है, अगर आप उसके खिलाफ इस तरह जाएँगे, वो पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान की, उस पे तो कोई दो राय नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर मेरा इख्तिलाफ हुआ, तो फिर मैंने किताब नहीं लिखी। वो किताब फिर रेहाम खान ने खुद छापी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अपने नाम से छापी। तो इससे आपको पता चले कि मेरी सारी मेहनत ही ज़ाया हो गई इस चीज़ के ऊपर, और जो है उससे उन्हें क्रेडिट मिल गया। तो रेहान खान प्रोफेशनली मैं कहूँगा उतनी बेहतर खातून है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने जितनी उनकी हेल्प की, आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू, कि उनका आगे से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था। पाकिस्तान में वो एज़ ए एंकर अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई, आपकी हेल्प में है, वो नहीं चल सके उनका, और वो किताब भी मैंने बहुत सुनी-सुनाई कहानियाँ डाल दी, इस पे किताब भी नहीं चल सकी। नहीं हुआ वैसे, ये बड़ा आम बात है। ये वाक़ई पूरा इल्ज़ाम तो आप पे लग जी, जी, मुझे उस पीटीआई कुछ लोगों के जो थे ना नीचे लेवल के लोग, ऊपर टॉप के लोगों को पता है, चूँकि फवाद चौधरी, बाबर रहमान साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक है, उनको पता है, खान साहब को नईमुल हक अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे मेरा बड़ा अच्छा, उनको सारी इस बात का पता है। लेकिन नीचे कुछ लोग थे जिनको उस तरह बात का स्टोरी पता नहीं, और मैंने खुद बताया ना, आज तक कभी मैंने खुल के इस पे बात भी नहीं की, इसलिए उनको इस तरह आइडिया नहीं था। कुछ पीटीआई के लोगों ने मुझे इस तरह से करने की कोशिश की, मैं किताब के पीछे था, ये मैंने लिखी। नहीं, नहीं, इस पे आपको करना चाहिए। हाँ, ये आपसे, ये इस पे कोई रज़ा में पॉडकास्ट करना पड़ेगा। जी, ये ज़रूरी था कि लोगों को असल बात पता लगे। ये जो मैंने वो तो लोग कह रहे हैं कि जनाब नून लीग से बड़े पैसे लिए हैं। मूवीज़ सीन में आई विश के लिए होते हैं, कभी-कभी मिल जाते। नहीं, नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइएगा, मुस्तकबिल में दुबई के अंदर अभी आप बैठे हुए हैं, हम तो दुबई में कहते हैं, क्या प्लान है मुस्तकबिल के, क्या करना? जी, बट सर दुबई तो मुझे हमेशा आके ना बड़ी एक एनर्जी, बड़ी एक फ़ील आती है, एक बड़ा डायनामिक सिटी है, मुझे तो बहुत पसंद है। बल्कि मैं कल फेसबुक पे मैंने लिखी बात कि दुबई इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर स्काई इज़ नॉट द लिमिट। वरना दुनिया में हर जगह कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन दुबई में बहुत हैपनिंग सिटी है, बहुत कुछ यहाँ पे और होता है। एक एनर्जी, एक फ़ील ही डिफरेंट आती है। या मुझे अमेरिका जाके आती है फ़ील, हालाँकि मैं यूके में रहता हूँ, या फिर दुबई, और दुबई में आके उससे ज़्यादा आती है। शायद इसका वेदर बड़ा अच्छा है, गर्म वेदर हो ना, आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठंडा वेदर आँखों पे ठंडे हो जाते हैं, खैर क्या करने का आप पे। फिर दूसरा, इतनी रेल पेल है, सड़कों पे देखें ना, दौड़ लगी हुई है गाड़ियों की, मेट्रो के अंदर, हर जगह पता लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। और फिर रात को ये शायद जाग रहा है, दिन को भी जाग रहा है, दिन को तो लोग मज़दूरी कर रहे हैं, जिससे आपने रात और दिन की बात की थी, और रात में और ज़्यादा जागता है शहर। जो बड़ी गेमें डिज़ाइन हो रही है, प्लानिंग हो रही है, वो रात के टाइम हो रही होती है, और मुख्तलिफ टॉप की जगह पे, रूफ टॉप पे बैठे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कहीं शीशा कैफ़े में बैठे हैं, और वहाँ प्लानिंग हो रही है, पूरी दुनिया को डिज़ाइन करने की बात हो रही है। अच्छा, फिर दूसरा, पूरी दुनिया के साइंसदान भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये भी मैंने देखा है, कि जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने करप्ट लोग हैं, दूसरे अल्फाज़ में ये भी कह लें, वो सब भी यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है दुबई की। बड़ा मैं ध्यान से बात कर रहा था, दुबई में लोगों से बात कर रहा था, कि वो उससे बड़ा साइंसदान हो जो आपसे बात कर रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी ले आया, नया आइडिया ले। तो इसलिए मुझे मज़ा बड़ा आता है। दुबई मेरी बड़ी ख्वाहिश है यहाँ सेटअप बनाया जाए, काम किया जाए। और सब टीवी के हवाले से भी आपसे कई दफ़ा बात हो चुकी है कि हम अगर टीवी का भी यहाँ पे कुछ काम कर सके, और प्लस इमिग्रेशन के हवाले से भी अगर हम जेन्युइनली लोगों को एडवाइस दे सकें और उनके मसले हल कर सकें, क्योंकि मार्केट में देखिए बड़ी बदनाम हो चुकी है, बेशुमार कमियाँ, डॉक्यूमेंटेशन कमियाँ खुलती है, 6 महीने के लिए काम करके पैसे लेके भाग जाती है, फिर लेने की खबर नहीं, नया बंदा ऐसे ही। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ अगर प्रॉपर काम किया जाए, प्रॉपर लोगों की हेल्प की जाए, तो मेरे ख्याल है बड़ी खिदमत भी होगी और दूसरा लोगों का फ़ायदा भी हो सकता थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश की कि नाज़रीन थोड़ा-सा मुख्तसर वक़्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ। बाकी तो हल्की-फुल्की गुफ्तगू थी, हमने उसके अंदर भी कोशिश की कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन हम बिल्कुल इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, दुबई से पॉडकास्ट इंशाल्लाह इनके साथ हम कंट्री वाइज़ भी करेंगे, और दूसरा इसके अलावा जो ईज़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ईज़ी आप मूव हो सकते हैं विद फैमिली और लीगल तरीके से, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जल्दी बैठेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसके अलावा हम एक एडवाइस का भी हिस्सा बड़ा इसमें शुरू करेंगे। आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह इनको साथ लेके एडवाइस वीकली बेसिस के ऊपर या फोर्टनाइटली हम बैठ के आपके सवालों के जवाब भी दिया करेंगे। तो मोबीन साहब अगेन मेहरबानी आपका, शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा आपसे। थैंक यू वेरी मच।